क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, उसके पास सारे संसाधन है, पैसा है, ताकत उसके पास है। और हमारा मुकाबला इस देश में किन लोगों से? इस देश के रजवाड़ों से। कांग्रेस में सारे रजवाड़े उसी के अंदर है, और जो बीजेपी है उसमें इस देश के सारे पूंजीपति हैं। और हम लोग कौन लोग हैं? हम साधन वही लोग हैं, हम लोग इनका मुकाबला कर रहे हैं। मगर हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपने जो मनी मीडिया माफिया के आधार पर उन्होंने हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया। क्योंकि हम लोग जान ही रहे, हम लोग में चाहते नहीं कि भी हम लोग वहां जाएं, अपनी बात को वहां रखें, तो वहां जाकर वो उनको गुमराह करते हैं। क्या गुमराह करते हैं? कि भाई बीएसपी तो खत्म होगी, बीएसपी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, मायावती तो निकलती नहीं है, आपकी तो सीट ही नहीं आ रही, आप क्या करोगे? तो वहां पर मतलब 100 सवाल लेके लोग बैठे हैं। अब इस सवाल का यदि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो फिर बात आपकी बनेगी नहीं। हमारी लड़ाई किसी भी जाति से नहीं, न हमारी ब्राह्मण से लड़ाई है, न हमारी क्षत्रिय से लड़ाई है, न हमारी वैश्य से लड़ाई है, न हमारी किसी मुस्लिम से, न ओबीसी से। हमारी देश के अंदर लड़ाई है कि जो कोई भी जो व्यक्ति है वो उसको 3 स्तर पर उसको नापा जाता है। उसका जो स्तर है 3 आधार पर उसका सम्मान देश के अंदर होता है। सामाजिक स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्तर पर उसकी क्या स्थिति है, और देश के अंदर राजनीतिक स्तर पर उसकी क्या स्थिति है। तो आजादी के 77 साल के बाद भी हम लोग कहां खड़े हैं? क्या आप लोग इस देश के अंदर सामाजिक स्तर पर इस देश में सारे बराबर हो गए? क्या सारी जातियों का इस देश के अंदर मान सम्मान बराबर होता है? तो यानी आज 77 आजादी से पहले क्या हुआ उसको छोड़ दो चलो एक तरफ, मगर यदि आजादी के बाद भी जब देश आजाद हो गया तो कम से कम इस देश के संविधान के आधार पर जब देश चल रहा है तो सबको बराबर हो जाना चाहिए था। तो यानी सामाजिक स्तर पर भी आज तक भी हम लोग जितनी पार्टी को आपने मौका दिया है किसी ने भी आपको बराबर करने की कोशिश नहीं की। यानी आज भी गैर बराबर की जिंदगी हम जीते हैं। आर्थिक स्तर पर आप लोग देख लें, एक अडानी एक अंबानी है और एक बेचारा रिक्शा चला रहा है, उसके यहाँ खाने के लिए पैसा भी नहीं है। यानी आज भी देश के अंदर 77 साल में लोग हम आर्थिक स्थिति भी हमारी बराबर नहीं हो पाई। मगर इस देश के अंदर राजनीतिक स्तर पर आप वोट के आधार पर बराबर हैं। एक वोट यदि देश का प्रधानमंत्री देगा, एक वोट अडानी देगा, तो एक वोट आप भी देंगे। तो यहाँ आप सामाजिक स्तर पर बराबर कैसे बनेंगे? तो इसको बराबर करने के लिए जिन महापुरुषों को आपने अभी यहाँ पर सम्मान दिया है, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। बाबा साहब ने तो अपने 4 बच्चे की कुर्बानी दे दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दे दी। यानी एक घर से 5 कुर्बानी देने के बाद यदि मैं यहाँ खड़े होकर बोलने लायक बनाऊं, मेरे तन पर एक भी कपड़ा है, आपके तन पर एक भी कपड़ा है, तो ना तो मेरे बाप दादा की देन है, ना आपके बाप दादा की देन है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो क्या ऐसे महापुरुषों के सपनों को साकार करने की हमें करना नहीं चाहिए? जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किस लिए? कि आप लोग देश के अंदर बेहतर जिंदगी जी सके, आपकी आने वाली पीढ़ी बेहतर जिंदगी जी सके, आप इस देश के अंदर मान और सम्मान की जिंदगी जिए। मगर हम लोग अपने बाबा की बात को नहीं मान रहे, और हम लोग ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं जिन लोगों ने हमें इस देश के अंदर पिछाड़ने का काम किया, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी। वो चाह रहे हैं कि आपके वोट का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाए। ये जो संविधान बदलने की बात चल रही है, ये कोई मजाक खेल नहीं चल रहा है। इसको आपको समझने की जरूरत है कि यदि संविधान बदला जाएगा तो सबसे पहले आपका वोट का अधिकार छीना जाएगा। यदि वोट का अधिकार चलेगा फिर कौन पूछने वाला है आपको? यदि देश के अंदर गरीबों का सम्मान कहीं है तो इसलिए है कि इस देश के अंदर बाबा साहब के द्वारा दिया गया आपके पास वोट का अधिकार है। और जिस दिन ये चला गया कोई तुम्हारी गली में झांकने के लिए भी नहीं आएगा। तो साथियों, हमें उनकी बात को मानना चाहिए था। मैं यदि आपसे पूछने लगूं यहाँ पर, क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? हाथ खड़ा करके बात करेंगे, फोटो खींचोगे इनका जरा, ये सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यदि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो फिर हमें बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए था। यदि बाबा साहब को आप लोग मानते हैं तो फिर बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए। तो यदि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना तो इसके मतलब हम बाबा साहब को नहीं मानते। भाई, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को आजादी के बाद बिल्कुल जमीन में गाड़ने का काम किया, उस कांग्रेस को हम 24 घंटा जिंदा करने में लगे रहते हैं। अभी भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोगों ने आपको, एक तरफ तो बीजेपी थी, बीजेपी के पास मतलब ये ना, बीजेपी कहती थी हम संविधान को खत्म करेंगे, और एक तरफ कांग्रेस खड़ी होगी। तो उसने कहा नहीं, हम कांग्रेस बोलती कि हम लोग भाई संविधान को बचाएंगे। तो 2 घटक बन गए, एक तरफ एनडीए आ गया और एक तरफ इंडिया आ गया।
इंडिया के बाद 28 पार्टी थी जो मिलकर चुनाव लड़ी थी, और एक पार्टी जो एनडीए थी उसके बाद 38 पार्टियां थी। 38 पार्टियां और जना 28 पार्टी जोड़ो जरा कितनी होगी? 66 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और किसको हराने की फिराक में थी? एक पार्टी ऐसी थी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? और हमारे लोग क्या बात कर रहे थे नीचे कि बहन जी का दिमाग खराब हो गया, हम तो जीत ही नहीं सकते। कैसे गठबंधन तो बहन जी कर ही नहीं रही, कैसे हम जीतेंगे? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो 66 पार्टी है, यदि इनका 66 पार्टी में वोट बढ़ जाता और आपका एक मुश्त वोट पड़ जाता तो क्या आपकी पार्टी नहीं जीत जाती? आप मुझे एक अखबार में बताएं, एक किसी टीवी के इंटरव्यू में बताएं, राहुल गांधी ने कभी कहा कि बहन जी आप हमारे गठबंधन में आ जाइए, या सोनिया गांधी ने कभी कहा किसी अखबार में आपने पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा ना? तो क्या आप जरा बिना बुलाए क्या किसी की बारात में चले जाएंगे, शादी में चले जाएंगे दावत खाने के लिए? तो क्या आप चाहते हैं कि बहन जी घुटनों के बल जाकर मतलब उनसे जाकर गिर गया है? तेरी बहन जी ने कोई डिसीजन लिया तो हमें कहां खड़ा होना चाहिए था? हमें बहन जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और बहन जी ने यदि कोई डिसीजन सोच समझ कर डिसीजन दिया था, क्यों लिया था उन्होंने? कि जो 66 पार्टी इनके पास वोट नहीं है, इनके पास कितना वोट है? भाई यदि इनके पास पार्टी, किन लोगों की पार्टी? ब्राह्मण समाज की पार्टी थी, क्षत्रिय समाज की पार्टी थी, वैश्य समाज की पार्टी थी, इनके पास वोट कितना है? 3.5%, 6.5%, 5.5%, यानी मात्र 15% वोट था। और उसमें से भी इन महापुरुषों ने 5% उनसे ले लिया। आज इस देश के अंदर आपके सामने बैठे हैं मतलब जी ना अवधेश पटेल जी, ये अपने अवधेश सिंह जी, ये 5% ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। वो इस देश के अंदर संविधान के आधार पर देश की सरकार चलाना चाहते हैं। तो 5% वोट उनका ले लिया था हम लोगों ने। तो उनके पास तो मात्र 10% वोट था, और आप लोगों के पास कितना परसेंट वोट था? 90% वोट। अब 90% वालों को जीतना चाहिए था, 10% वालों को जीतना चाहिए था? और जीत कौन गया? वो जीते कैसे भाई? क्योंकि 90% वालों ने वोट किसको दिया? किनको दिया? मतलब उनको दिया जहां आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में दम नहीं है, और हमारे लोग नीचे बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म होगी, कुछ बचा ही नहीं है। क्यों काम करें भाई? खामोखाम लगे हो तुम लोग। मगर अभी मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग देश का बोल रहा है। अभी चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले एक लिस्ट निकाली। उसने लिस्ट निकाली कि इस देश के अंदर 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसमें 2 राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता खत्म हो गई है। अब इस देश के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। पहले नंबर पे बीजेपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, और तीसरे नंबर पता है कौन सी पार्टी है? और हमारे लोग क्या कर रहे हैं नीचे कि पार्टी तो खत्म हो गई। यानी देश के अंदर आपकी 6 पार्टियों में तीसरे नंबर की ताकत है, उसके बाद भी आपको कमजोर लगी। अरे हो सकते भाई आप लोग वोट नहीं दे रहे हो, मगर आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोग जो ना बहन जी को वोट देते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट देना इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को पड़ता है। तो इसलिए आपको इस संगठन को मजबूत करना चाहिए। और यदि आप मजबूत कर लेंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि हमें छोटे छोटे दल नहीं बनाने, छोटे छोटे संगठन नहीं बनाने। मगर आज तो इस देश के अंदर 32 लाख संगठन चल रहे हैं। 32 लाख संगठन, 125 पार्टियां, 22 वामसेव के संगठन चल रहे हैं, मगर उनका आउटपुट क्या है? उनकी गिनती देश के अंदर कहां है? और आपकी पार्टी जिसको ये सारे लोग रोकने में लगे, फिर भी देश के अंदर कितने नंबर पर खड़ी है? 30 नंबर की ताकत आप लेकर बैठे हैं। तो क्या हमें 30 नंबर की ताकत को मजबूत नहीं करना चाहिए? और ये 30 नंबर की ताकत क्या देना चाहती है आपको, ये भी आपको समझना चाहिए। ये जिनको आप लोग मजबूत बनाने में लगे, जिस कांग्रेस को मतलब बाबा साहब के बाद, बाबा साहब के मूवमेंट को उस कांग्रेस ने जमीन में गाड़ने का काम किया। कांसी राम साहब ने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, और निकालकर कांग्रेस को 125 मीटर नीचे जमीन में गाड़ने का काम किया। मगर आप लोगों ने फिर कांग्रेस को जिंदा कर दिया कि नहीं भाई बीजेपी को कौन रोकेगा? बीजेपी को कह रहे भाई कांग्रेस रुकवा दिया आप लोगों ने। सारे लोगों ने मिलकर, हमारे लोगों ने इस बार किसको वोट दिया? कांग्रेस को वोट दिया। फिर भी तुम्हारी बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई भाई? जब इतने लायक लोग थे, यदि इतनी ताकत तुम बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगाए थे तो हम लोग बीजेपी को रोक देते, 100% रोक देते।
इस देश में जब भी पार्टी बीजेपी रुकेगी तो बहुजन समाज पार्टी रोकेगी, नहीं तो किसी दूसरी पार्टी में दम नहीं है, गारंटी के साथ बात करूं। लिख लो आप।